वक्त आने पर बता देंगे ए आसमां, अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग आप सभी को। हमारा इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास एक ऐसी क्लास है, एक ऐसी टॉपिक है जिसको पढ़ने के बाद, जिसको समझने के बाद, जिसको जानने के बाद आपको ये लगेगा कि ये है बैकबोन। ये है क्या? ये इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन है। मतलब इसके बिना ग्रामर अधूरा सा है, इसके बिना एक पूरी की पूरी एक ग्रामर का चैप्टर अधूरी सी है। तो कहीं ना कहीं से ये जो चैप्टर होने वाला है, ये जो सेशन होने वाला है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज की जो क्लास है वो एक बिगिनर के लिए, एक फ्रेशर के लिए जो अभी तक ग्रामर की स्टार्टिंग भी नहीं किया है, तो उसके लिए भी, वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकता है, वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकता है, वो भी आज की क्लास को अटेंड कर सकता है। तो ये आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत ही एक कॉन्सेप्चुअल से एक बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग इस क्लास को लेकर जाएंगे। तो आपका काम ये है कि अच्छे से इस पर फोकस बनाए रखना और एक एक बातों को जो आपको बताया जाए, जो आपको समझाया जाए, उस पर ध्यान देना। जैसा कि आप सब, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको दिख रहा होगा ये हेडिंग सेंटेंसेज, आज की जो टॉपिक है वो सेंटेंसेज है। हम आज सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हम आज एक ऐसे चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जो कि हम छोटे से क्लासेस में भी से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। इस चैप्टर को हम उतना इंपॉर्टेंस उस समय नहीं दे पाए थे क्योंकि हमको ये पता था भैया एक हो सकता है ये एक चैप्टर है बस, लेकिन एक चैप्टर नहीं है, ये एक इमोशन है, कह सकते हो ग्रामर का। इंग्लिश ग्रामर का ये क्या है? एक तरीके से ये इमोशन है। तो आज हम लोग इस इमोशंस को पढ़ने वाले हैं, आज इनकी भावनाओं को समझेंगे। सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस है क्या। आप सबको पता है कि एकदम अगर छोटी सी बात में लेके चलो तो आपको पता है लेटर, पूरी इंग्लिश ए टू जेड है। पूरी इंग्लिश क्या है? ए टू जेड, पूरी इंग्लिश। और इस एक एक लेटर से, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एक एक लेटर से अगर हम देखें तो एक लेटर से जब एक ग्रुप ऑफ लेटर बनता है, एक साथ जब दो या फिर दो से अधिक लेटर कंबाइन होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो वर्ड्स फॉर्म करते हैं, वो एक शब्द बनाते हैं। वो क्या बनाते हैं? वो एक शब्द बनाता है। तो ए टू जेड जिसको हम अल्फाबेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्फाबेट बोलते हैं बेटा। वो अल्फाबेट, वो जो लेटर होता है, वो जो लेटर होता है, इसी लेटर से मिलके बनता क्या है? वर्ड बनता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। जैसे अगर हम बी प्लस ए प्लस टी ले लेते हैं तो ये बैट बन गया। बना किससे है? ये ग्रुप ऑफ लेटर, एक ऐसे लेटर से बनता है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर से बनता है जिसकी एक मीनिंग निकल के आती है, जिसकी एक आउटकम मीनिंग हो, जिसका मतलब कुछ होता हो। ठीक है ना? अगर हम एक और देखें, जैसे सी प्लस ए प्लस टी, कैट, तो हमने क्या किया? लेटर से मिलके हमारा वर्ड बनता है। लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है। और जब इन्हीं वर्ड्स को मिला दिया जाता है, जब इन्हीं वर्ड्स को मिला दिया जाता है प्रॉपर तरीके से, जब इनको अरेंज कर दिया जाता है, तो वर्ड्स के प्रॉपर अरेंजमेंट को जो एक कंप्लीट मीनिंग देती है बेटा, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तभी तो इसका डिफिनेशन हम पढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, विथ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है? एक नहीं, एक से अधिक शब्दों को मिला के जब उसका एक आउटकम बढ़िया सा आता है, एक उसका आउटकम पॉजिटिव रिजल्ट आता है, उसकी कोई मीनिंग निकल के आती है, तो बेटा उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंस मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। समझ में आया? तो आज इसी सेंटेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप सबको पता, अब मैं इसका एग्जाम्पल देखिएगा। लेटर से मिलके वर्ड बनता है, वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा है, विथ कंप्लीट मीनिंग। क्या लिखा है मैंने? विथ कंप्लीट मीनिंग लिखा है। इसका कोई ना कोई एक मीनिंग निकल के आना ही चाहिए, कोई ना कोई एक इसका आउटकम निकल के आना ही चाहिए। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं, जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं कि इज अ बॉय ही, क्या मैंने लिखा? इज अ बॉय ही। आप जरा देखकर बताइए, ये वर्ड से तो बना है, एक से अधिक वर्ड तो है इसमें, 1 2 3 4, एक से अधिक वर्ड है इसमें, लेकिन बेटा जी ये प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पा रहा है। ये एक प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पा रहा है। तो जो प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पाएगा फिर वो सेंटेंस कहां से होगा?
जो प्रॉपर मीनिंग नहीं दे पाएगा फिर वो सेंटेंस कहाँ से होगा। तो इसीलिए बोला जाता है कंप्लीट मीनिंग होगा। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिख दिया कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, दैट्स अ सेंटेंस, दिस इज अ सेंटेंस विद अ कंप्लीट मीनिंग। तो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। तो हमने क्या बोला, अल्फाबेट ए टू जेड हमारा क्या है, अल्फाबेट है। ए टू जेड हमारा क्या है, अल्फाबेट है बेटा, जिसमें ए से लेके जेड तक लेटर आते हैं। इन्हीं अल्फाबेट के लेटर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो शब्द बनते हैं, वर्ड बनते हैं। और जब इन्हीं वर्ड्स को कंबाइन कर दिया जाता है, एक कंप्लीट मीनिंग निकाल के दी जाती है, तो वो हमारा सेंटेंस फॉर्म कराता है। क्या बनता है बेटा, वो हमारा एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक सेंटेंस की मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब एक सेंटेंस में क्या क्या होना कंपलसरी है। अगर उसमें से एक भी पॉइंट अगर नहीं होता है तो फिर हम उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे। आइए, आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के आप, ठीक है, आप एक एक शब्दों को, एक एक जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ उसको आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, हम लोग इस वाले वीडियो में मतलब क्लासेस कंटिन्यू करते हैं, मैं रेज कर दे रहा हूँ, तो आप क्या कर रहे हो, जब मैं समझा ले रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सेंटेंस, फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस। एक सेंटेंस का फीचर क्या होता है, ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का फीचर क्या होता है। लेकिन उसके पहले मैं एक बात बता दूं, सेंटेंस का मीनिंग क्या होता है। आप तो कहोगे सर सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, क्या होता है, वाक्य होता है। लेकिन मैं कहूँ कि इससे थोड़ा सा कुछ निकाल के दिखाओ, ध्यान दो, इसको जब हम संधि विच्छेद करते हैं ना, तो यहाँ से सेंस प्लस टेंस निकलता है। क्या निकलता है, सेंस प्लस टेंस निकलता है। क्या निकलता है, सेंस प्लस टेंस निकलता है। मतलब टेंस के अकॉर्डिंग जिसकी मीनिंग बनती हो, टेंस के अकॉर्डिंग जिसकी मीनिंग बनती हो, वही सेंटेंस कहलाता है। भाइयों देखो, मैं एक बात जानता हूं, कोई भी बात मैं प्रूफ के साथ बताता हूं, ठीक है, मैं मेरे वीडियो पे व्यू आए या ना आए, मैं थोड़ा सा भी इस बात पे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ये एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म का मैं एक सदुपयोग कर रहा हूं। मैं इस वीडियो से, मैं इस प्लेटफॉर्म से मैं नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। तो अगर आप मुझे देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मेरा जो कर्तव्य मैं तो करूंगा। भाई मुझे जो चीज़ मिली है, मैं जिस चीज़ के लिए मेहनत किया हूं, तो फिर तो मैं वो एक्सप्लोर करूंगा ही करूंगा। तो कुछ लोग का कहना ये होता है कि सर बिना ग्रामेटिकली और बिना टेंस सीखे भी मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, मैं बोलने का प्रयास करता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि ग्रामर की सबसे बड़ी यही विशेषता होती है कि यार सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है। अगर सही तरीके से रख दिया जाए ना उनको सामने, तो बिना किसी फॉर्मेशन के और बिना किसी, तो फिर सेंटेंस क्यों पढ़ते हो। तो एक बात बताओ मुझे, लोग कहते हैं बिना ग्रामर का इंग्लिश बोल लेते हैं। भाई बोल लेते हो, लेकिन उसकी भी एक नियम है, उसका भी एक कानून है। बच्चों के माइंड में ये बातें जो बैठा दिया गया ना कि बिना ग्रामर के भी इंग्लिश बोला जाएगा, अब उस रूल को ढूंढ के निकालो। फिर तुम ग्रामर की जगह पे कुछ तो रिप्लेस करके रख रहे हो यार, तो फिर क्या वो ग्रामेटिकली नहीं है, वो टेंस नहीं है। अब इनको कौन सिखाने दे, जो सिखाएगा भैया। आजकल क्या है, देखो मेरी बात समझो, कुछ लोग महान टीचर्स में आते हैं। टीचर्स का मतलब ये होता है कि तुम दूसरों के जो प्रिंसिपल है उस पर काम तभी करो जब उसको तुम आदर्श मानते हो। लेकिन मेरा भी एक प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि दूसरों के कॉपी करने से क्या मतलब है। आप जीवन में दूसरों का कॉपी बिल्कुल मत कीजिए, आप अपना खुद का एक ब्रांड बनिए। आप जब तक अपने आप की ब्रांड नहीं बनिएगा, क्योंकि जब आप दूसरों की कॉपी करना शुरू कर दीजिएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ जीना शुरू कर देंगे। और जब आप अपनी ब्रांड को लॉन्च कीजिएगा, अब ब्रांड का मतलब वो ब्रांड जो आप लॉन्च कर रहे हो वो पॉजिटिव में होना चाहिए। कॉपी करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला जो कॉपी कर रहा है, मतलब जो मैं कॉपी कर रहा हूँ, वो मेरे लिए कब तक रहेगा। इसका मतलब कि अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है, दैट मीन्स आई एम ऑल्सो, मैं भी जा रहा हूँ उस गलत रास्ते पे। कॉपी करनी बुरी बात नहीं है, लेकिन बहुत सावधान, बहुत केयरफुल होकर समझना पड़ता है कि ये बंदा क्या बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है। तो मेरे भी कहने का मतलब है कि सबसे पहले सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस क्या कहता है, सेंटेंस मीन्स होता है सेंस प्लस टेंस, मतलब टेंस के अकॉर्डिंग अगर सेंस तुम्हारा बन रहा है वही सेंटेंस होता है। टेंस के अकॉर्डिंग जिसकी मीनिंग बन रही हो, जिसका एक भाव बन रहा हो, वही क्या कहलाता है, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है। अब बात समझ में आ गई आपको कि सेंटेंस का मतलब क्या होगा।
ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के जो फीचर्स होते हैं, एक सेंटेंस में क्या क्या रहना कंपलसरी है, एक सेंटेंस में क्या क्या रहना कंपलसरी है, और अगर उस सेंटेंस में से एक, उस पॉइंट में से एक भी पॉइंट उस सेंटेंस में नहीं रहता है तो फिर वो सेंटेंस में बन ही नहीं सकता, फिर वो सेंटेंस नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब वो क्या है, तो पहली पॉइंट देखिएगा। पहली पॉइंट ये है कि इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। ठीक है, दूसरा इट कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ड, तीसरी पॉइंट कहती है इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, कॉमा कर दीजिए, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक पॉइंट नहीं होता है तो फिर वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। फिर ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी सेंटेंस में इन तीनों पॉइंट में से अगर एक भी पॉइंट नहीं रहता है तो फिर उसको आप सेंटेंस नहीं कह सकते। सबसे पहले क्या, सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होना ही चाहिए, और सेंटेंस की एंडिंग वाली पॉइंट भी होना चाहिए, या तो फुल स्टॉप हो, या तो फिर वो क्वेश्चन मार्क हो, या फिर वो एक्सक्लेमेशन मार्क हो। तो अगर किसी सेंटेंस में इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं है, मीन्स वो सेंटेंस तुम्हारा नहीं है, याद कर लेना। क्लियर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आज इसमें हम लोगों ने क्या समझा इस वाले में कि भैया देखो, सेंटेंस का मतलब होता है सेंस प्लस टेंस। क्या होता है? सेंस प्लस टेंस। ठीक है, तो अगर कोई कहता है अगर आपसे कि बिना ग्रामर सीखे, बिना टेंस के मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा 90 दिन में, 30 दिन में, आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, भाई साहब बुला के लाओ मेरे पास उनको, और मैं उनको बताऊंगा कि जो आप ग्रामर और रूल्स को हटा रहे हो उसकी जगह पर रिप्लेस क्या करते हो, क्या वो ग्रामर नहीं है, क्या वो टेंस नहीं है? मैं भी वो तरीका जानता हूं कि बिना टेंस के मैं ग्रामर सिखा दूंगा, बिना टेंस के मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखा दूंगा, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग भावनाओं में बह रहे हैं। भाई साहब उस चैनल पे बिना ग्रामर का इंग्लिश सिखाया जा रहा है, बिना टेंस का इंग्लिश सिखाया जा रहा है ना? तो फिर ये भी तो ये प्रूफ करके दिखा दो यार, इसको प्रूफ करके, इसको बदल के दिखा दो कि सेंस प्लस टेंस नहीं होता है, हाँ? और टेंस होगा तो टेंस के अकॉर्डिंग काम करो। हमारी क्या ना कि हम बेसिक टू एडवांस बढ़ने का प्रयास नहीं करते हैं। जनरेशन कहते हैं यार डायरेक्ट एडवांस पे जाते हो, वो चीज नहीं होने वाला है। सीख कर काम करने में, काम कर रहे हो तब सीख रहे हो, दोनों में अंतर होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो एक सेंटेंस के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं? इट बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, इट कंटेन्स अ फाइनाइट वर्ब, इट एंड्स विथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर किसी सेंटेंस के में से इन तीनों में से कुछ अगर एक भी पॉइंट नहीं होता है तो वो सेंटेंस नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि सर सेंटेंस के फीचर्स तो हो गए, अब जो है एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमको सिर्फ 3 चीजें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इनकी जरूरत पड़ती है। एक सेंटेंस को बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा? सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो जो पहला सेंटेंस हमारा होता है उसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। पहले वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस है। इस असर्टिव सेंटेंस को एक और नाम भी दे सकते हैं, उसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस को और क्या बोला जा सकता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जा सकता है। ठीक है, इस सेंटेंस की क्या पहचान होती है कि ये सेंटेंस डिक्लेयर करता है, एक स्टेटमेंट देता है। क्या देता है? एक स्टेटमेंट देता है। ठीक है, मैंने अभी आपसे बताया, क्या बताया मैंने कि एक सेंटेंस की पहचान क्या होती है? कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, उसमें एक फाइनाइट वर्ब आता है और उसकी एंडिंग किसी ना किसी पॉइंट पर होती है। तो इसकी जो एंडिंग होती है, असर्टिव सेंटेंस की जो एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप पर होती है। किस पर होती है? फुल स्टॉप पर होती है। और तो और सुनिए, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट इज द कंपल्सरी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये कंपल्सरी होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो भी कोई बात नहीं है,
ये इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं कि होगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होगा। अगर सब्जेक्ट है, अगर वर्ब है, तभी वो तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस कहलाता है, तभी वो तुम्हारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, जो दूसरा सेंटेंस होता है हमारा, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बिगिनिंग बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बिगिनिंग दो तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बिगिनिंग दो तरीके से होती है। एक होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, और एक होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ, एक होता है क्वेश्चन वर्ड के साथ। आप सबको पता है कि जब भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है तो वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो या तो फिर वो हमसे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर वो हमसे क्वेश्चन वर्ड से पूछ सकता है। या तो फिर हेल्पिंग वर्ब से पूछेगा, या तो फिर वो क्वेश्चन वर्ड से पूछेगा। ठीक है बेटा, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको अगर हमको जवाब देना है, अगर कोई हमसे हेल्पिंग वर्ब में क्वेश्चन पूछा और उसको हमको जवाब देना है, तो फिर हम उसको एस और नो में दे सकते हैं। किस में दे सकते हैं? एस और नो में दे सकते हैं। सपोज डेट आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, डू यू नो मी, डू यू नो मी, आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा डू यू नो मी, तो अगर आप जानते हो, अगर आप जानते हो तो आप उसको बोलोगे यस आई नो यू, या फिर आप जरूरी नहीं है कि आई नो यू बोलो ही बोलो, आप डायरेक्ट यस बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट फूड, तो अगर आपने खाया है तो यस बोल सकते हो, अगर आपने नहीं खाया तो आप नो भी बोल सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई आपसे हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछता है, जब भी आपसे कोई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसका जवाब यस और नो में दे सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वर्ड से, जैसे क्वेश्चन वर्ड का मतलब हो गया WH टाइप वर्ड। क्या हो गया? WH टाइप वर्ड। WH टाइप वर्ड से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, या फिर व्हाट हो गया, या फिर वैन हो गया, ये हम ऐसे वर्ड से अगर स्टार्ट होता है तो फिर वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे इस सेंटेंस की एंडिंग फुल स्टॉप पर होती है, वैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एंडिंग क्वेश्चन मार्क पर होती है। किस पर होती है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एंडिंग क्वेश्चन मार्क पर होती है। ठीक है, चलिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या फिर मैं हट जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए, अब जो हमारा तीसरा सेंटेंस है वो है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है बेटा? इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये है हमारा तीसरा सेंटेंस, जिसको हम बोलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इस सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, और जो सब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? वो सब्जेक्ट हमारा हिडन होता है। ठीक है ना, और इसमें इसकी स्टार्टिंग मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है? इस सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, हाँ एक चीज और समझ लीजिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है, उसके बाद इसमें आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है बेटा, जैसे ये सेंटेंस क्या क्या बोलता है? कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। ठीक है, इस सेंटेंस की पहचान ये है कि इस सेंटेंस का जो भाव निकल के आता है, इस सेंटेंस का जो भाव निकल के आता है वो कमांड हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, एडवाइस हो सकता है, या फिर सजेशन हो सकता है। समझ में आ रहा? कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या फिर सजेशन। इस सेंटेंस की भी जो एंडिंग होती है,
इस सेंटेंस की भी जो एंडिंग होती है वो फुल स्टॉप पर होती है। किस पर होती है? फुल स्टॉप पर होती है। इस सेंटेंस की भी एंडिंग फुल स्टॉप पर होती है। ठीक है, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ठीक है, ओपन द डोर, प्लीज ब्रिंग 1 ग्लास वाटर। चलिए क्या, प्लीज ब्रिंग 1 ग्लास वाटर। तो आप देख सकते हो इस सेंटेंस में भी ऑर्डर की वो हो रही है। यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लीज हो गया तो रिक्वेस्ट हो गया है। तो जो इंपरेटिव सेंटेंस है, जो इंपरेटिव सेंटेंस है उसकी उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है। उसमें सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है, छिपा रहता है, दिखता नहीं। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा पर्सन, कौन सा प्रोनाउन हिडन होता है इंपरेटिव सेंटेंस में? तो वो होता है यू। क्या होता है? यू। क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति को ही ऑर्डर दिया जा सकता है, दूसरे व्यक्ति को ही रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है, दूसरे व्यक्ति को कमांड भी दिया जा सकता है, एडवाइस भी दिया जा सकता है। ये सेकंड पर्सन होता है और सेकंड पर्सन में यू ही आता है। ठीक है ना? तो इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है लेकिन दिखता नहीं है, हिडन होता है। इसकी स्टार्टिंग हमेशा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। इसमें ऑब्जेक्ट भी आता है और ये सेंटेंस या तो कमांड शो करता है, नहीं तो ऑर्डर शो करता है, या फिर रिक्वेस्ट शो करता है, एडवाइस शो करता है, या फिर सजेशन शो करता है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है हमारा? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि सर इंपरेटिव और ऑप्टेटिव एक ही हो गया है क्या? कुछ लोग का कहना यह है कि सर ऑप्टेटिव और इंपरेटिव एक ही हो गया है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है। ऑप्टेटिव दूसरा हो गया है, इंपरेटिव दूसरा होता है। ऑप्टेटिव और इंपरेटिव में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो एंडिंग पॉइंट दोनों की सेम होती है, दोनों ही फुल स्टॉप पर एंड होता है। दोनों ही किस पर एंड होता है? फुल स्टॉप पर होता है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता रहा हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि इंपरेटिव ऑप्टेटिव सेंटेंस की एंडिंग जो होती है वो एक्सक्लेमेशन मार्क पर भी हो सकती है। किस पर हो सकती है? एक्सक्लेमेशन मार्क पर भी इसकी एंडिंग हो सकती है। अब वो कैसे होगा जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने यहां पे बोला, इस सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें प्रे, प्रार्थना, कर्ज, किसी को अभिशाप देना, या फिर ब्लेसिंग, ये तीनों इस सेंटेंस में आता है। ब्लेस, कर्स और प्रे, प्रार्थना करना। जैसे मैं यहां पे बोलूं मे यू लिव लॉन्ग, मैंने क्या बोला? मे यू लिव लॉन्ग। तो मे यू लिव लॉन्ग में भैया आप आ गए, यहां पे आपको आपके लिए प्रे किया जा रहा है, आपके लिए प्रार्थना किया जा रहा है, तो ये वाला सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पे बोलूं गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, यहां पर भी आपको आपके लिए प्रार्थना किया जा रहा है, तो ये भी सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव में आ गया। तो इंपरेटिव तो सिर्फ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट करता है। लेकिन जो ऑप्टेटिव होता है, जो ऑप्टेटिव होता है उसमें प्रार्थनाएं, किसी को श्राप देना, या फिर किसी के लिए किसी को आशीर्वाद देना, ये सारी चीजें हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं बेटा? ये सारी चीजें हमारी ऑप्टेटिव सेंटेंस में आ जाती हैं। चलिए 10 सेकेंड है आपके पास, इसको नोट कीजिए। चलिए
जो एक लास्ट वाला जो सेंटेंस है हमारा, जो एक लास्ट सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये सेंटेंस क्या कहता है? इस सेंटेंस की पहचान ये है कि ये सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इसमें सडन फीलिंग्स, अचानक, जैसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जिससे इस सेंटेंस की पहचान हो सकती है। स्टार्टिंग जैसे हुर्रा है, ठीक है, अलास है, ओह है, ठीक है, ब्रेवो है। इनके बाद जैसे अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर इनसे होती है तो इनके जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है। इनके जस्ट बाद क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। तो इस सेंटेंस की पहचान ऐसे हो सकती है क्योंकि ये सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? ऐसे सेंटेंस सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे किसी भी बात को सुनने के बाद अचानक जो हमारे मन में भावना उत्पन्न होती है उसी को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। और इस सेंटेंस की पहचान कुछ वर्ड से होती है, और जब इन सारे वर्ड से अगर सेंटेंस की बिगिनिंग होती है तो फिर उनके जस्ट बाद ही एक्सक्लेमेशन मार्क भी लग जाता है। क्या लगता है बेटा? एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है। तो ये तो था हमारा सेंटेंस के बारे में हमने जाना। सबसे पहले हमने सेंटेंस क्या होता है उसको हमने पढ़ा, सेंटेंस बनता कैसे है इसको हमने पढ़ा, सेंटेंस के फीचर्स क्या होते हैं, और फिर सेंटेंस के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, उनको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे उनको पहचान सकते हैं और कैसे उनको समझ सकते हैं, ये हमने पढ़ा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसके पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें, लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये फिर सेंटेंस के किस टाइप से हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं हम लोग। ओके, आपके सामने ये 5 सेंटेंसेज हैं, आपको दिख रहा होगा, देयर आर 5 सेंटेंसेज इन फ्रंट ऑफ यू। 5 सेंटेंसेज मैंने आपको दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है और फिर आपको बताना, आइडेंटिफाई करना। मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज, आइडेंटिफाई द सेंटेंसेज। जो सेंटेंस दिया है उसको आपको पहचान करना है और आपको बताना है कि ये सेंटेंस के किस टाइप्स के सेंटेंस है, ये सेंटेंस के किस टाइप्स के सेंटेंस है। जैसे जो पहला सेंटेंस है हमारा वो है गो एंड स्टडी। क्या है? गो एंड स्टडी। मैंने आपसे बताया था कि भैया देखो, जिस भी सेंटेंस की बिगिनिंग मेन वर्ब से हो जाएगी, जिस भी सेंटेंस की बिगिनिंग मेन वर्ब से होगी वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो ये जो पहला वाला सेंटेंस था वो हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा देखिएगा, प्लीज ब्रिंग माई नोटबुक, प्लीज ब्रिंग माई नोटबुक। ये वाला सेंटेंस भी हमारा रिक्वेस्ट बता रहा है, और रिक्वेस्ट भी किस में आता है? इंपरेटिव की ही कैटेगरी में आता है। तो ये भी सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ओके, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू स्टडी। सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हुई है, इसकी किससे स्टार्टिंग हुई है? सब्जेक्ट से स्टार्टिंग हुई है, और इसमें जो है वर्ब आया है। ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। एंडिंग इसकी फुल स्टॉप पर हुई है। याद कीजिएगा, पहला वाला सेंटेंस जो कि असर्टिव सेंटेंस था। क्या था? असर्टिव सेंटेंस था। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट।
इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है? क्वेश्चन वर्ड से हुई है। किससे हुई है स्टार्टिंग? क्वेश्चन वर्ड से हुई है। और एंडिंग किस पे हुई है? क्वेश्चन मार्क पे हुई है। आप सबको पता होना चाहिए कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। लास्ट में देखिएगा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। ये हमारा है, ये प्रे है, और प्रे किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। किस में आता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस में आता है। तो हमने जो भी पढ़ा उसको एक बार हमने समराइज किया, उससे रिलेटेड हमने 5 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिए। इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको एक्सरसाइज 0.1 रख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सेंटेंस पे ही काम कर रहे हैं। और सेंटेंस ही मैं बार बार कह रहा हूँ, सेंटेंस ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर समझो कि ग्रामर तुम सीखने के योग्य हो चुके हो। इसको आप नोट कर लो। तो भैया हमने सेंटेंस पूरा पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में भी हमने चर्चा किया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि सेंटेंस के टाइप्स को कैसे पहचान सकते हैं आप, कैसे उसको समझ सकते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसको देखिएगा, वर्ब को पहचानना। कि एक सेंटेंस में, चलो मैंने बता दिया कि भैया चलो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलता हूँ। कहाँ पे लेके चलता हूँ? एडवांस लेवल। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो बेसिक लेवल था, लेकिन अब मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके चलता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मिस्टर सुमित, और मैंने कॉमा करके लिखा द मैनेजर विल बी अरेंज इट। मेरे सामने एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस पे आप ध्यान से देखिएगा, और मैं इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या बताने वाला हूं उस चीज को भी जरा समझिएगा। मैंने लिखा मिस्टर सुमित कॉमा द मैनेजर विल बी अरेंज इट। अब मैं आपसे पूछूं, जरा सर बताइए कि मिस्टर सुमित ही तो मैनेजर है, मिस्टर सुमित ही तो मैनेजर है जो कि इस मीटिंग को, जो कि इसको अरेंज करेगा। अब मैंने विल अरेंज इट डायरेक्टली लिखा, ये सेंटेंस यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। मिस्टर सुमित कॉमा द मैनेजर, फिर से ध्यान समझो, आपके सामने एक सेंटेंस है, खूबसूरत सा सेंटेंस है, मिस्टर सुमित कॉमा द मैनेजर विल अरेंज इट। तो कॉमा के बाद मैंने द मैनेजर जो लिखा है, जो इस पोस्ट को लिखा है, जो इस स्टेटस को लिखा है, वो कहीं ना कहीं सुमित के लिए ही लग रहा है। किसके लिए लग रहा है? सुमित के लिए ही लग रहा है। तो अब ये सुमित ही तो मैनेजर है, तो मैं इसको, ये तो सब्जेक्ट हो गया हमारा, तो क्या ये भी सब्जेक्ट होगा? इस चीज को समझिएगा। अगर कॉमा के बाद कोई नाउन आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉमा के बाद कोई भी नाउन आता है तो उसको हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। अगर जिसको हम बोलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये क्या बता रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहा है कि सुमित क्या है? मैनेजर है। इस बात को भी समझिए जरा, आप पढ़ते तो हो लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लोर कीजिए। मैंने अभी बताया कि ये एडवांस चल रहा है, इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था वो बेसिक था, लेकिन अब ये क्या चल रहा है? अब ये एडवांस पे मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो मिस्टर सुमित के बाद जो मैंने द मैनेजर लिखा, ये हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। पहचान कैसे सकते हो? अगर किसी कॉमा के बाद नाउन आता है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी कॉमा के बाद नाउन आता है तो फिर हम उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं, क्योंकि वो पहले वाले नाउन का एडिशनल इंफॉर्मेटिव है, वो पहले वाले नाउन को और इंफॉर्मेट कर रहा है कि भाई ये मैनेजर भी है, ठीक है। लेकिन अगर ऑफ के बाद, जैसे
ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आ जाए, ऑफ के बाद अगर कोई नाउन आ जाए उसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट बोलते हैं, एडजेसेंट बोलते हैं उसको। वो भी हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता है, लेकिन उसको हम एडजेसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट। पार्टिसिपेंट भी उसको बोल सकते हैं, पार्टिसिपेंट भी बोल सकते हैं, एडजेसेंट बोल सकते हैं। बस आपको समझना ये है कि अगर ऑफ के बाद नाउन आता है तो एडजेसेंट होगा, अगर कॉमा के बाद नाउन आता है तो वो हमारा एट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कॉमा के बाद अगर नाउन आता है तो वो हमारा एट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है। कंप्लीमेंट किसको कहते हैं इसको भी समझ लीजिए। जैसे मैं बोलूं श्रेया, श्रेया इज अ डांसर, श्रेया इज अ डांसर। यहाँ पे श्रेया भी नाउन है, यहाँ पे डांसर भी नाउन है। ध्यान दीजिएगा, श्रेया इज अ डांसर, श्रेया भी नाउन है, डांसर भी नाउन है। लेकिन श्रेया ये जो है ये सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये हमारा कंप्लीमेंट है। क्या कहलाएगा इसको? कंप्लीमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कंप्लीमेंट इसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ विराट, विराट इज अ प्लेयर, विराट इज अ प्लेयर। ठीक है, प्लेयर भी हमारा नाउन है, लेकिन यहाँ पे जो विराट के लिए यूज किया गया है प्लेयर, वो हमारा कंप्लीमेंट हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने सेंटेंस का बेसिक भी पढ़ा और एडवांस भी पढ़ा, बेसिक भी पढ़ा और एडवांस भी पढ़ा। मैंने इस चैप्टर में, मैंने इस वीडियो में आपको वो हर एक बात बताई है जहां से ग्रामर की स्टार्टिंग होती है। मैंने आपको वो हर एक बात बता दी है जहां से ग्रामर की स्टार्टिंग होती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक ही देखिएगा, आप पूरा का पूरा फाइनल वीडियो देखिएगा। देखिए अंत तक देखिएगा, ये भी बात मैं अंत में बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ भी बहुत, मैं ये समझता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग जितना हो सके, जितना मैं एक्सप्लोर कर सकूं उतना करूं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस जमाने में सबसे बड़ा धन क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप को और अपने लोगों को अगर वो बचा के रख लेता है, सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति इस जमाने में वही है जिसके अपने उनके साथ हैं। क्योंकि विपत्ति के समय आपका अर्थ, आपका धन थोड़ी ना साथ में आएगा, आपके संबंधित जो लोग हैं वो आपके साथ में आएंगे। तो पैसे को बचा के रखने का प्रयास मत कीजिए। जो आपके संबंध में जो लोग हैं, जो आपके लोग हैं, जो अपने हैं, उनको बचाने का प्रयास कीजिए कि मेरा उनसे कुछ न बिगड़े। और मैं हमेशा इसी बात को चाहता हूं। वही सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है जो ये बचा लिया ना, जो अपने परिवार को, जो अपने को बचा लिया, वही सबसे बड़ा धनवान है। पैसे रुपए से कुछ नहीं होता है। इस चैप्टर में हमने सब कुछ पढ़ा। एक छोटी सी आपको मैंने जितना मेरे मतलब बहुत ज़्यादा आपसे अनुभवी व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हाँ कुछ बातों को आपको बता सकता हूँ। सेंटेंस का पूरा बेसिक टू एडवांस हमने खत्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको, उसमें भी हम आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ 150 क्वेश्चन का कलेक्शन मैं लेके आ रहा हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ग्रामर एरर का। ठीक है, इसमें हम एरर करेक्शन का सेंटेंसेस पढ़ने वाले हैं। 150 सेंटेंसेस का कलेक्शन होगा, उससे बढ़ भी सकता है, उससे बढ़ भी सकता है, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और एक और सरप्राइज रहेगा आप लोग के लिए, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए गुड इवनिंग, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और डाउट है इंग्लिश में तो पूछते रहिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड।